बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी ही ईश्वर से कामना करता हूँ। और आज मैंने एक लेक्चर डाला था जिसमें मैंने 2018 से 2025 तक के बीच के जो भी बोर्ड के पेपर्स में न्यूमेरिकल्स आए थे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैंने उनका सॉल्यूशन ग्रुप में डाला था। और बहुत बच्चों ने इस वीडियो को देखा और बहुत लाइक किया है, काफ़ी शेयर किया है, बहुत पसंद किया है। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स को जो और क्वेश्चंस रह गए हैं उनका भी सॉल्यूशन दे दीजिए। तो मैं आपको आज एक ऐसी मटेरियल प्रोवाइड कराने वाला हूँ, एक ऐसा क्लास ये हमारी होने वाली है। मैं 9:50 हो रहा है, मैं रात में ही क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास दिन में समय नहीं था। और चूँकि आपका मंडे में पेपर है तो अब आपके पास भी टाइम कम है, तो ये एक ऐसी क्लास होने वाली है जिसमें 2018 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो डेरिवेशंस हों, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हों, उनको हम देखेंगे डिटेल में। और मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एक साल छोड़ के एक साल पूछे जाते हैं। यानी कि टॉप प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स कौन से हैं, मीडियम प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स कौन से हैं, और लो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स कौन से हैं। जिस बच्चे ने मैकेनिक्स की कोई भी बुक नहीं पढ़ी है, जिस बच्चे ने मैकेनिक्स की कोई भी क्लास नहीं करी है, वो बच्चा भी अगर इस वीडियो को 2 बार या 3 बार देख लेगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम पूरा का पूरा मैकेनिक्स के सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, सारी की सारी यूनिट्स कंप्लीट करने वाली हैं, वो टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं जो बोर्ड में लगातार पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, पेशेंस के साथ सुने और समझें। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो आप 50 जो 60 नंबर का हमारा पेपर होगा, 20 नंबर का मैं ऑलरेडी न्यूमेरिकल आपको बता चुका हूँ, तो आप 60 में से कम 50 नंबर का पेपर पूरा का पूरा सही करके आएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं बधाइयाँ देता हूँ कि आपके इवन सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। 11 तारीख से आपका पहला पेपर है मैकेनिक्स का। सभी छात्र छात्राओं को सेमेस्टर एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपको इसे दबाव की तरह नहीं लेना है, आपको इसे एक अवसर की तरह लेना है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। तो ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऐसा मटेरियल देने वाला हूँ जो आपको कहीं इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, जो आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा, जो आपको किसी भी इवन एक बुक में भी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ये वो टॉपिक है जो बोर्ड में लगभग हर साल इससे क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति क्या है, हर साल 2018 से लेकर 2025 के बीच में ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसमें स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज अदिश और सदिश राशियों से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अब अदिश राशियाँ क्या होती हैं, हम सभी जानते हैं। अदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए द्रव्यमान, समय, तापमान, चाल, घनत्व। क्वेश्चन कैसे आता है, अदिश राशियों सदिश राशियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें केवल परिमाण नहीं होता, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियाँ बोलते हैं। जैसे बल एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, त्वरण, विस्थापन, संवेग, ये कैसी हैं, सदिश राशियाँ हैं। इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब सदिश राशियों को निरूपित कैसे करते हैं? सदिश राशियों को जो निरूपित किया जाता है, जैसे बल एक सदिश राशि है, तो बल को पहले एफ सिंबल से दिखाएंगे और इसके ऊपर एक तीर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे जो एफ है वो एफ क्या बता रहा है, एफ बल का परिमाण बता रहा है। और जो इसके ऊपर हमने तीर का निशान लगाया, वो तीर का निशान क्या बता रहा है? तीर का निशान ये बता रहा है कि बल की दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है। क्योंकि सदिश राशि के लिए दिशा की आवश्यकता होती है और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो मॉड एफ मतलब होता है कि कितने न्यूटन का बल है, परिमाण का मतलब कितने न्यूटन का बल है। और दिशा का मतलब क्या होता है, वह बल किस दिशा में लग रहा है, एक्स दिशा में लग रहा है, वाई दिशा में लग रहा है, या फिर एक्स दिशा से किसी एंगल पे लग रहा है। तो तीर का निशान क्या बताता है कि बल की दिशा क्या है। ओके, तो अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। तो ये हाई प्रायोरिटी का टॉपिक है, जरूर इस बार भी आ सकता है कि अदिश राशि और सदिश राशि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है एसआई मात्रक। यहाँ से भी बोर्ड में हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टॉपिक भी हमारे लिए हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। क्या क्वेश्चन आता है, एसआई मात्रक से आप क्या समझते हैं? तो एसआई सिस्टम क्या होता है, इसे हम एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड प्रणाली भी कहते हैं, जिसको द्रव्यमान को मीटर में नापते हैं और
सॉरी, दूरी को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। इसे एमके सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो किसमें कितने मूल मात्रक होते हैं? 3 मूल मात्रक होते हैं। सबसे पहला मूल मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर, और दूसरा मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और तीसरा मूल मात्रक क्या होता है? समय। समय का मूल मात्रक सॉरी सेकंड, समय का मूल मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। एमके सिस्टम है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जो व्युत्पन्न मात्रक से मिलकर नहीं बने होते, जो फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या हुआ? मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जिन्हें किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती जिनको परिभाषित करने के लिए, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे न्यूटन। तो न्यूटन क्या होता है? न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो, इसमें किलोग्राम भी आया है, मीटर भी आया है, सेकंड भी आया है। तो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे दाब का मात्रक पास्कल, जैसे घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये किलोग्राम और मीटर दो मात्रकों से मिलकर बना है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से आ सकता है क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। लगभग लगभग बोर्ड में हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हमारा बलों के नियम। बलों के नियम से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। समांतर चतुर्भुज का नियम। इससे पहले जो मैंने 20 मिनट की एक वीडियो डाली थी, मैंने उसमें बोला था कि 20 मिनट में आपके 20 नंबर पक्के हैं। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से जनरली न्यूमेरिकल होता है, आंकिक प्रश्न आता है, और लगभग हर साल आया है। तो आप उस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। वहाँ पे मैंने समांतर चतुर्भुज के नियम के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है। यदि किसी बिंदु पर लगे दो बल, उन्हें समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, तो उस चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो दोनों बलों के परिणामी को निरूपित करेगा। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, मान लीजिए दो बल हैं, एक बल P इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक बल Q इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, तो बल P और बल Q के बीच में कोण कितना है? थीटा। तो इनका परिणामी क्या होगा? अगर इन दो बलों को समांतर चतुर्भुज की किन्हीं आसन्न यानी कि संगत भुजाओं के द्वारा, ऐसी भुजाएं जो आपस में मिलती हैं, उनके द्वारा निरूपित किया जाए, तो अगर हम इस समांतर चतुर्भुज को कंप्लीट कर लें, अगर हम समांतर चतुर्भुज को कंप्लीट कर लें, तो इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, जो उस बिंदु से पास हो रहा होगा जहाँ पे दोनों बल P और Q एक दूसरे को काट रहे हैं, वह विकर्ण क्या होगा? इन दोनों बलों का परिणामी होगा। और इसका फार्मूला क्या होता है? R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये आपने लास्ट क्लास में, मैंने इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं, जितने भी बोर्ड में आए सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं। अब इसमें साथ साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो परिणामी बल R है वह बल P से कितना एंगल बना रहा है, जिसे हम अल्फा बोलते हैं। तो बच्चों, इसका फार्मूला हम ड्राइव भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ड्राइव नहीं करा रहा हूँ। इसका फार्मूला जो आता है वो होता है tan अल्फा इक्वल टू Q साइन थीटा डिवाइड बाई P प्लस Q कॉस थीटा। क्या फार्मूला होता है? tan अल्फा इक्वल टू Q साइन थीटा डिवाइड बाई P प्लस Q कॉस थीटा। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज का नियम। इन दो समीकरणों से जरूर एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में लगभग हर बार आया है, तो इस बार भी आ सकता है। अगला हमारा जो बलों का नियम है उसमें है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम क्या कहता है? यदि दो बलों को एक त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, तो जो तीसरी भुजा होगी उस त्रिभुज की विपरीत दिशा में बलों के परिणामी को निरूपित करेगी। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए एक बल जो है वो इस दिशा में लग रहा है, दूसरा बल इस दिशा में लग रहा है, तो इन दोनों बलों को हमने त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाओं के द्वारा निरूपित किया है। तो अगर हम इस त्रिभुज को कंप्लीट करें, किस दिशा में कंप्लीट करें? विपरीत दिशा में। तो ये जो तीसरा बल होगा, ये मान लीजिए बल है P, ये है बल Q और ये है बल R। जो तीसरी भुजा होगी उसकी जो लंबाई होगी वो किसको बताएगी? वो इन दोनों बलों P और Q के परिणामी को बताएगी। और जो इस तीर की दिशा होगी वो क्या बताएगी? परिणामी बल की दिशा को बताएगी। तो जो बल P और Q हैं उनको हमें एक क्रम में लगाना है, और जो बल R होगा, तीसरा त्रिभुज की तीसरी भुजा जो होगी, उसे विपरीत क्रम में दर्शाना है। ऐसा करने से जो त्रिभुज कंप्लीट होगा, तो जो तीसरी भुजा होगी वो
बल P और Q यानी कि जो दो भुजाएं हैं उन दोनों भुजाओं के द्वारा जिन बलों को निरूपित किया गया है उनके परिणामी बल को बताएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। दूसरा होता है बहुभुज का नियम। बहुभुज के नियम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुभुज का मतलब त्रिभुज का ही एक इसको एक अलग भाग कह सकते हैं। त्रिभुज का एक बृहद रूप कह सकते हैं त्रिभुज के नियम का। मान लीजिए 3 से 2 से ज़्यादा बल किसी पिंड के किसी कण पे लग रहे हैं, किसी बिंदु पे लग रहे हैं। तो मान लीजिए बल P, एक बल इस दिशा में लग रहा है, एक बल इस दिशा में लग रहा है, एक बल इस दिशा में लग रहा है, एक बल इस दिशा में लग रहा है। तो ये एक बहुभुज बन रहा है। एक बल ये मान लीजिए हो गया P, ये बल हो गया Q, ये बल हो गया R, ये बल हो गया S। ऐसे केस में हम क्रम से बलों को लगा रहे हैं, किसी बहुभुज से को निर्मित कर रहे हैं। तो विपरीत दिशा में इस बहुभुज को बंद करने वाली जो भुजा होगी वो इन समस्त बलों के परिणामी को निरूपित करेगी। तो P Q R S T, तो जो बल T होगा वो P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T इन समस्त बलों का परिणामी बल होगा। इसे हम बोलते हैं बहुभुज का नियम। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगला होता है लामी प्रमेय। अब लामी प्रमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लामी प्रमेय क्या कहती है कि यदि तीन समतलीय संगामी संतुलित बल, माने तीन बल कैसे हैं जो समतलीय हैं और संगामी हैं। तो मान लीजिए एक बल ये है F1, ठीक है, दूसरा बल ये है F2 और तीसरा बल ये है F3। तीनों बल कैसे हैं, एक ही तल में लग रहे हैं और एक ही बिंदु पे काट रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं संगामी बल। ये कोण मान लीजिए है अल्फा, ये कोण है मान लीजिए बीटा और ये कोण है मान लीजिए गामा। ठीक है, तो लामी की प्रमेय क्या कहती है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, F1 डिवाइड बाई साइन अल्फा इक्वल टू होगा F2 डिवाइड बाई साइन बीटा इक्वल टू होगा F3 डिवाइड बाई साइन गामा। ठीक है, तो हमें इसमें ध्यान क्या रखना है, हमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, हमें जो कोण लेना है, जैसे सपोज F1 है, F1 के नीचे हमें साइन अल्फा लेना है, तो अल्फा मतलब रटो मत, इस तरीके से समझो कि जो कोण लेना है बाकी दो बलों के बीच का जो कोण है उसका साइन लेना है। अब से सपोज F2 के नीचे जो हम साइन लेंगे कोण, वो कोण कौन सा लेंगे, जो बाकी जो के दो दो बल बचे, कौन से, F1 और F3। तो F1 F3 क्या कोण बना रहा है, बीटा। ऐसे ही F3 के नीचे साइन के साथ कौन सा कोण लेंगे, बाकी जो दो बल बचे कौन से, F1 और F2, तो इनके बीच में कौन सा कोण बन रहा है, गामा। तो F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग बोर्ड में हर बार पूछा गया है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो जरूर मैंने आपको समझा दिया है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो भी इसको अब कर पाएंगे। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में पूछा गया है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हैं, संतुलन से आप क्या समझते हैं, ये भी हर बार पूछा गया है। तो संतुलन का मतलब क्या होता है, जब किसी पिंड पर लगे सभी बलों और आघूर्णों का परिणामी शून्य हो। किसी कोई बॉडी है, इस बॉडी पर बहुत सारे बल लग रहे हैं और इन समस्त बलों के कारण अगर रिजल्टेंट जो परिणामी बल है उस परिणामी बल R का मान शून्य हो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वो बल कैसा, वो पिंड कैसा है, संतुलन की अवस्था में है। अब यहाँ पे दो शर्त होती है बच्चों, एक शर्त होती है कि बल कैसे हैं, संगामी बल हैं और समतलीय बल हैं। तो संगामी बल हैं, मान लीजिए संगामी बल कैसे होते हैं, जो एक ही बिंदु पर काट रहे होते हैं। तो अब मान लीजिए एक बल इस दिशा में लग रहा है, एक बल इस दिशा में लग रहा है, एक बल इस दिशा में लग रहा है, एक बल इस दिशा में लग रहा है। ये सारे के सारे बल कैसे हैं, समतलीय हैं और संगामी हैं। ऐसे बलों के लिए जो संतुलन का जो प्रतिबंध होता है, इन बलों के कारण पिंड संतुलन की अवस्था में होगा। संतुलन की अवस्था का मतलब क्या हुआ, परिणामी का मान शून्य। इन समस्त बलों के कारण उस पिंड पर लगने वाले परिणामी बल का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे ये होगा, तो R इक्वल टू आता क्या है, मैंने आपको क्लास में डेरिवेशन कराया है। परिणामी बल R इक्वल टू होता है समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन का स्क्वायर। ठीक है, तो संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन यहाँ से निकल के आएगी, अगर पिंड संतुलन की अवस्था में होंगे तो क्या होगा, अगर R जीरो है, R जीरो तभी हो सकता है जब समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन इक्वल टू जीरो हो
और समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 हो। ये प्रतिबंध किसके लिए सत्य है? ये प्रतिबंध समतलीय और संगामी बलों के लिए सत्य है। लेकिन अगर बल समतलीय और संगामी ना होकर समतलीय और असंगामी हो जाते हैं, किसी पिंड पर लगने वाले बल समतलीय तो हैं लेकिन एक बिंदु पर काट नहीं रहे, एक बिंदु पर काट नहीं रहे, अलग अलग बिंदुओं पे काट रहे हैं, ऐसी स्थिति के केस में जो संतुलन की शर्त होती है उसमें एक हमें आघूर्ण को भी काउंट करना पड़ता है। तो हमारे पास जो प्रतिबंध आता है वो क्या प्रतिबंध आता है? समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। उस पिंड के अंदर किसी भी बिंदु के परिता आघूर्णों का बीजगणितीय योग भी शून्य होना चाहिए। ये कंडीशन किसके लिए है? ये कंडीशन है जब बल कैसे हैं? समतलीय हैं लेकिन असंगामी हैं, एक बिंदु पर नहीं काट रहे हैं। अगर बल एक ही बिंदु पर काट रहे हैं तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 संतुलन के लिए पर्याप्त प्रतिबंध है। लेकिन अगर असंगामी बल हैं तो समेशन ऑफ मूवमेंट्स एट एनी पॉइंट शुड भी 0 होना चाहिए। आघूर्णों का बीजगणितीय योग किसी बिंदु के पड़ता जरूर शून्य होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद संतुलन कितने प्रकार का होता है? संतुलन बच्चों 3 प्रकार का होता है: स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन। स्थायी संतुलन का मतलब क्या होता है? अगर किसी पिंड को हिलाया डुलाया जाए तो पिंड वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, इसे बोलते हैं स्थायी संतुलन। जैसे कटोरे में रखी हुई गेंद, गेंद को आप हिलाएंगे थोड़ी देर के बाद वो अपनी कटोरे की तली में आ जाएगी, इसे स्थायी संतुलन बोलते हैं। दूसरा होता है अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन का मतलब होता है कि किसी पिंड को हिलाया डुलाया जाए तो पिंड क्या होगा? दूर चला जाएगा, एक नई अवस्था में पहुंच जाएगा। जैसे पहाड़ों की चोटी पर गेंद, अगर पहाड़ की चोटी से गेंद छोड़ें तो वो नीचे लुढ़क के नीचे की तरफ आ जाएगी, तो उसे बोलते हैं अस्थायी संतुलन, पिंड अपनी अवस्था को बदल लेता है। और तीसरा होता है उदासीन संतुलन, पिंड की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए समतल पे कोई गेंद रखी है, तो अगर आप उसको धकेलेंगे तो गेंद जो है दूसरी स्थिति में तो पहुंच जाएगी लेकिन उसकी स्थितिज ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं उदासीन संतुलन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? वो है बलों का आघूर्ण और बेरिंगनान प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार बोर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भी हमारा हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आघूर्ण होता क्या है, बल के आघूर्ण से क्या मतलब होता है। बच्चों मान लीजिए ये कोई पिंड है, इस पिंड के किसी बिंदु पर कोई बल, ये बिंदु है, इस बिंदु को मान लीजिए ओ बोल रहे हैं। इस बिंदु से कुछ दूरी पर एक बल इस पिंड पर लगाया जाता है, ये बड़ा सा पिंड है, इस पिंड पर एक बल लगाया जाता है F, ठीक है। और बल की जो क्रिया रेखा है और एक यहाँ पे जो एक्सिस है, इस एक्सिस के बीच की दूरी जो है वो D है, ठीक है। तो बलागुण क्या होता है? बलागुण होता है, बलागुण का जो मान होता है इसे हम m से निरूपित करते हैं, मोमेंट ये होता है F गुणे D, बल का परिमाण गुणे बल की क्रिया रेखा और उस अक्ष के बीच की लंबवत दूरी। तो बल गुणे बल की क्रिया रेखा और अक्ष के बीच की लंबवत दूरी को अगर हम गुणा कर दें तो वहां से क्या निकल के आता है? बल का आघूर्ण निकल के आता है, इसे हम बलागुण भी बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो बलागुण का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। अगर मान लीजिए ये बल इसी बिंदु पर लग रहा है, इसी एक्सिस पे ये बल लग रहा है, तो फिर बल का परिमाण क्या होगा? बलागुण का परिमाण क्या होगा? ऐसे केस में दूरी 0 हो जाएगी, तो बलागुण का जो मान आएगा वो कितना निकल के आएगा? 0। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। अब जो बलागुण होता है उसे हम दो तरीके से दर्शाते हैं। अगर किसी पिंड के को कोई बलागुण जो है वो घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है, तो ऐसे बलागुण को हम बोलते हैं दक्षिणावर्त बलागुण, इसे हम नेगेटिव चिन्ह के साथ दिखाते हैं। अगर किसी पिंड को कोई बलागुण घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास करता है तो इसे हम बोलते हैं वामावर्त बलागुण, और इसे हम पॉजिटिव चिन्ह से निरूपित करते हैं। अगला है बेरिग्नान प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है बेरिग्नान प्रमेय। बेरिग्नान प्रमेय से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो बेरिग्नान प्रमेय क्या बताती है कि यदि किसी बिंदु के सापेक्ष परिणामी बल का आघूर्ण क्या होगा?
उस बिंदु के सापेक्ष घटक बलों के आघूर्णों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्या क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ, मान लीजिए कोई पिंड है, उस पिंड पर दो बल लग रहे हैं। ये कोई पिंड है, इस पिंड पर दो बल लग रहे हैं। एक बल लग रहा है F1 और एक बल लग रहा है F2। ठीक है, एक बल लग रहा है F1 और एक बल लग रहा है F2। और ये पिंड जो है बिंदु O के प्रता घूमने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो मान लीजिए बल F1 की क्रिया रेखा से बिंदु O की जो दूरी है वो है D1, और बल F2 की क्रिया रेखा से बिंदु O की जो लंबवत दूरी है वो D2 है। तो बेरिंगनान प्रमेय क्या कहती है? अब मान लीजिए इन दोनों बल F1 और F2 का परिणामी बल जो है वो R है, और बल R की बिंदु O से जो दूरी है वो मान लेते हैं हम सपोज D है। तो बेरिंगनान की प्रमेय क्या कहती है कि किसी बिंदु के सापेक्ष परिणामी बल का आघूर्ण, परिणामी बल का आघूर्ण क्या होगा? परिणामी बल हमने क्या माना है? R, और परिणामी बल की हमने x से दूरी क्या मानी है? D। तो R इंटू डी ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इनके परिणामी के घटकों के आघूर्ण के बीजगणितीय योग के बराबर। तो परिणामी के कौन कौन से घटक हैं? एक तो F1 है और एक F2 है। तो F1 की दूरी कितनी है एक्सिस से? F1 की दूरी है एक्सिस से D1, तो F इंटू D1 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? बल F2। F2 की दूरी क्या है? F2 की दूरी है बिंदु O से एक्सिस से दूरी कितनी है? D2, तो F2 इंटू D2। तो हमारा जो समीकरण हुआ वो क्या हुआ बेरिंगनान प्रमेय के हिसाब से कि किसी बिंदु के सापेक्ष परिणामी का जो आघूर्ण होगा वह आघूर्ण किसके बराबर होगा? उसी बिंदु के सापेक्ष उस परिणामी के जो घटक होंगे उनके आघूर्णों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इसे हम बेरिंगनान प्रमेय कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इसका स्टेटमेंट आने की तो संभावना 100% से भी ज़्यादा है। अगला देखते हैं कौन सा हमारा टॉप प्रायोरिटी का टॉपिक है। अगला है कपल। कपल यानी कि बलयुग्म। अब बलयुग्म क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम का क्वेश्चन देखो 2018 में आया, 2019 में आया, 2023 में आया है, इस बार आ सकता है। ठीक है, मीडियम प्रायोरिटी का टॉपिक है। तो वॉल्यूम क्या होता है? अब मान लीजिए कोई पिंड है, इस पिंड के पे दो बल जो हैं एक दूसरे से d दूरी पर दो बल बराबर परिमाण के परंतु विपरीत दिशा में लग रहे हैं। ऐसे बल क्या करते हैं? बल युग्म का निर्माण करते हैं। किसी पिंड पर दो बल समांतर बल हैं, एक बराबर परिमाण के हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ऐसे बल क्या करते हैं? बलयुग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? बलयुग्म का आघूर्ण होता है, बलयुग्म का आघूर्ण होता है एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। बलयुग्म का आघूर्ण होता है एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। इसका उदाहरण क्या होता है? इसका उदाहरण होता है जैसे ताला होता है, ताले की जो चाबी होती है हम ताले को खोलते हैं तो बलयुग्म में लगाते हैं। जैसे नल की टोटी होती है, पानी नल की टोटी को जब हम घुमाते हैं तो हम बलयुग्म में लगाते हैं। तो ये बलयुग्म का के उदाहरण है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाई प्रायोरिटी का टॉपिक है, वो है बीम्स। और बीम से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बीम से जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, बीम से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर आने हैं, एक थ्योरी वाला और एक न्यूमेरिकल वाला। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन ऑलरेडी 3 4 5 क्वेश्चन मैं इससे पहले वाले लेक्चर में करा चुका हूँ। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं बीम से थ्योरी क्या आती है। तो बीम से पहला आता है सरल आधारित बीम। सरल आधारित बीम कैसी होती है? ऐसी बीम जो दो टेकों के ऊपर किनारों पे टिकी हुई है और इसके ऊपर कहीं बिंदु बाहर लग रहा होगा, कहीं इसके ऊपर संवितरित बाहर लग रहा होगा। इस प्रकार की बीम को हम बोलते हैं सरल आलंबित धरन या फिर सरल आलंबित बीम। दूसरी कौन सी बीम होती है? कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होती है बच्चों? कैंटिलीवर बीम का एक सिरा जो होता है वो फिक्स होता है और दूसरा सिरा जो होता है वो स्वतंत्र होता है। इस प्रकार की बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। तीसरा क्या होता है? ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम वह बीम होती है जो अपनी टेक से जिसका कुछ सिरा भाग जो होता है वो बाहर निकला हुआ होता है। ऐसी बीम जिनका कुछ किनारे कुछ हिस्सा जो होता है वो टेकों से बाहर की तरफ लटकता रहता है, ऐसी बीम को हम ओवरहैंग बीम कहते हैं। इसके अलावा नियत बीम, ऐसी बीम जो दोनों सिरों पर नियत है, माने उसको फिक्स कर दिया गया है, तो ऐसी बीम को हम नियत बीम बोलेंगे। ऐसी बीम जिनको दोनों सिरे
को हमने फिक्स कर दिया। ये बीम हिल डुल नहीं सकती है, ऐसी बीम को हम बोलेंगे नियत बीम। दोनों तरफ से इसको दोनों किनारों को फिक्स कर दिया गया है। अगला हमारा टॉपिक है बीम को के आधार के प्रकार, यानी कि बीम की जो टेक होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो जो सरल अवलंबित धरन है, इसकी टेक जो होती है वो कब्जेदार टेक हो सकती है। इसकी जो टेक होती है वो रोलर आकार की टेक हो सकती है। पिन या फिर कब्जेदार टेक हो सकती है, पिन वाली टेक हो सकती है, या फिर फिक्स टेक भी हो सकती है, जैसे अभी हमने देखा था फिक्स बीम के केस में, नियत बीम के केस में। तो जनरली 3 प्रकार की टेकें होती हैं। जो कब्जेदार टेक होती है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रतिक्रियाओं को सहन कर सकती है। माने वो ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया को भी सहन कर सकती है और वो क्षैतिज प्रतिक्रिया को भी सहन कर सकती है। जो रोलर टेक होती है वो केवल और केवल ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया को ही सहन कर सकती है। और जो फिक्स फिक्स जो टेक होती है वो ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया को भी सहन कर सकती है, वो क्षैतिज प्रतिक्रिया को भी सहन कर सकती है, और वो आघूर्ण को भी सहन कर सकती है। और जो कब्जेदार धरन टेक होती है वो आघूर्ण को सहन नहीं कर सकती, लेकिन जो फिक्स टेक होती है वो आघूर्ण को भी सहन कर सकती है, ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया को भी सहन कर सकती है, और क्षैतिज प्रतिक्रिया को भी सहन कर सकती है। अब बात करते हैं कि धरन पर कितने प्रकार के भार कार्य करते हैं। तो धरन पर जनरली आपके सिलेबस के हिसाब से 3 प्रकार के भार कार्य करते हैं। सबसे पहला मान लेते हैं कोई सरल अवलंबित धरन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सरल अवलंबित धरन या फिर कैंटिलीवर धरन का ही पूछा जाता है। तो सरल अवलंबित धरन में सबसे पहला जो भार हमारा होता है वो होता है केंद्रित भार, इसे हम पॉइंट लोड कहते हैं। मान लीजिए किसी बिंदु पर, किसी एक ही बिंदु पर लगने वाले भार को हम बिंदु भार कहते हैं। सपोज 5 किलो न्यूटन का एक भार किसी बिंदु पर लग रहा है, इसे हम बोलेंगे बिंदु भार। दूसरा होता है सम वितरित भार, यूडीएल, एक समान रूप से वितरित, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो होता है वो एक बिंदु पर ना लगकर किसी धरन के संपूर्ण भाग पर या फिर किसी धरन के किसी भाग पर कार्य करता है एक समान रूप से, इसे हम बोलते हैं यूडीएल। तो इसको हम जो है किस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसे सपोज 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से यूडीएल लग रहा है, तो 1 मीटर की लंबाई पर 2 किलो न्यूटन का बल लग रहा होगा। इस प्रकार के बल को हम बोलते हैं यूडीएल। और तीसरा बल होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं यूबीएल। यूबीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड, ऐसा बल जो एक समान रूप से बढ़ता जाता है। तो मान लीजिए इस धरन पर कुछ इस प्रकार से एक बल लग रहा है, तो इस बिंदु पर इस बल का मान 0 है। जैसे ही हम इस टेक की तरफ बढ़ेंगे, टेक ए से टेक बी की तरफ बढ़ेंगे, तो एक समान रूप से त्रिभुजाकार में जो बल का मान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार के बल को हम क्या बोलते हैं, यूबीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक समान रूप से परिवर्तनशील बल। बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, हर बार आता है, और एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इसकी भी क्या है, उच्च प्राथमिकता है, हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल, यानी कि हमारे न्यूमेरिकल किस प्रकार के आते हैं कि धरन के सिरों पर प्रतिक्रिया बल निकालनी होती है। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर बार आया है वो किस प्रकार का आया है, एक सरल अवलंबित धरन होगी, उसमें टेक ए होगी, एक टेक बी होगी। इन टेक ए और टेक बी पर प्रतिक्रिया बल निकालने हैं। मान लेते हैं यहाँ पे प्रतिक्रिया बल आर ए है, यहाँ पे प्रतिक्रिया बल आर बी है। अब इस धरन पर हो सकता है बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा हो P1, यहाँ पे हो सकता है दूसरे बिंदु पर एक पॉइंट लोड लग रहा हो P2, ऐसा हो सकता है इनके बीच में एक समान वितरित बल लग रहा हो यूडीएल। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का कैसे करते हैं ये मैं ऑलरेडी आज की क्लास में बता चुका हूँ, जो मैंने मॉर्निंग में डाली थी। 20 मिनट में 20 नंबर पाएँ, उसको ध्यान से देखिए, वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ हम यहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज़ करेंगे, संतुलन वाली, क्योंकि ये पिंड कैसा है, ये धरन कैसी है, संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, summation of forces in y direction equal to 0, and summation of moments at any point, suppose point A equal to 0। इन 3 शर्तों को लगाएंगे और हम बड़ी आसानी से
आर ए और आर बी के मान को ज्ञात कर सकते हैं। डिटेल में मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, आप इसको देख पाएंगे। अच्छा, अब मैं आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मैंने ये वाली कंडीशन, तीनों वाली कंडीशन क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पे जो भार हैं, बल जो लग रहे हैं वो किस प्रकार के लग रहे हैं, वो समतलीय तो हैं लेकिन संगामी नहीं है, एक बिंदु पर नहीं काट रहे हैं। इसलिए जो संतुलन का प्रतिबंध होगा वो क्या होगा? समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मूवमेंट्स एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। अगर बल समतलीय और संगामी होते तो तीसरी कंडीशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संतुलन की अवस्था में प्रारंभ की दो इक्वेशन से हमारा काम चल जाता है। अगला देखते हैं कौन सा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है घर्षण। घर्षण पे ऑलरेडी मैं लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भी मैंने बहुत सारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉपिक्स के वीडियोस डाल रखे हैं, वो सारे के सारे लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग टॉपिक को डिटेल में देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, इतने से भी आपका काम चल जाएगा अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे। क्या क्वेश्चन आता है घर्षण से? घर्षण किसे कहते हैं? तो घर्षण हम सभी जानते हैं, घर्षण वह प्रतिरोधी बल है जो दो सतहों के बीच में क्या करता है? सापेक्षिक गति का विरोध करता है। मान लीजिए ये कोई एक खुरदरी सतह है और एक पिंड इसके ऊपर रखा हुआ है, तो पिंड की सतह भी खुरदरी है, दोनों खुरदरी सतह हैं। अगर हम इस पिंड पर कोई बल लगाएं और इसमें गति उत्पन्न करने का प्रयास करें, तो क्या इसमें गति उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, इसमें तब तक गति उत्पन्न नहीं होगी जब तक कि हम घर्षण से ज़्यादा बल का मान नहीं लगाएंगे। ठीक है, जब तक हमारा बाह्य बल लगाया गया बाह्य बल घर्षण से ज़्यादा मान का नहीं होगा। तो घर्षण बल क्या करता है? घर्षण बल वह बल होता है जो दो सतहों के बीच, दो संपर्क सतहों के बीच क्या करता है? होने वाली गति का विरोध करता है, उस गति को रोकने का प्रयास करता है, उसका अवरोध करता है। ऐसे बल को हम घर्षण बल कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं और जो बाह्य बल होता है उसे हम पी से या फिर कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, घर्षण बल हमेशा किसके बीच काम करता है? खुरदरी सतहों के बीच। चिकनी सतहों के बीच में घर्षण बल कार्य नहीं करता। चिकनी सतह जो होती हैं वो आदर्श सतह होती हैं, खुरदरी सतह जो होती हैं वो वास्तविक सतह होती हैं। तो घर्षण बल लगभग लगभग हर जगह पाया जाता है जहाँ पे भी दो पिंड आपस में संपर्क सतहों के माध्यम से कांटेक्ट में होते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं? तो गति शुरू होने से पहले उत्पन्न होने वाले घर्षण बल को हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जब गति ठीक प्रारंभ होने वाली होती है, ऐसी स्थिति में स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण बल बोलते हैं या फिर अधिकतम घर्षण बल बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जाता है। तो सीमांत घर्षण बल क्या होता है? सीमांत घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है। और स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? गति शुरू होने से पहले पहले दो संपर्क सतहों के बीच लगने वाले अवरोधी बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण बल का मान क्या होता है? सीमांत घर्षण बल का मान होता है F इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन या फिर आर, मैं आर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पे आर यूज किया है। आर यहाँ पे क्या होता है? अविलंब प्रतिक्रिया बल। मान लीजिए एक कोई खुरदरी सतह है, इसके ऊपर कोई पिंड रखा हुआ है, तो पिंड का भार W नीचे की तरफ कार्य करेगा, तो इस सतह पर एक प्रतिक्रिया बल भी होगा न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार, तो वो हमेशा ऊपर की तरफ कार्य करेगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? W। तो इस R को हम बोलते हैं अविलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो अविलंब प्रतिक्रिया बल का जो मान होता है वो हमेशा सतह के लंबवत कार्य करता है। अविलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के लंबवत कार्य करता है। तो घर्षण बल का मान क्या होगा? F इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। म्यू क्या है यहाँ पे? घर्षण गुणांक। तो घर्षण गुणांक की अगर हम परिभाषा निकालें तो वो क्या हो जाएगा? तो घर्षण गुणांक बराबर हो जाएगा F अपॉन आर, लगाए गए बाह्य बल और अविलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात को हम घर्षण गुणांक कहते हैं। अगला आता है डायनेमिक घर्षण। गतिज घर्षण क्या होता है? तो बच्चों गतिज घर्षण क्या होता है? फिसलने के दौरान जब गति प्रारंभ हो गई है उसके बाद जो घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है उसे हम गतिज घर्षण कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमने एहसास किया है कि जब हम साइकिल को चलाना प्रारंभ करते हैं तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, लेकिन साइकिल की गति बनाए रखने के लिए हम कम बल लगाकर भी साइकिल को गतिमान बनाए रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो गतिज घर्षण होता है वह सीमांत घर्षण से यानी कि स्थैतिक घर्षण से कम होता है। म्यू के से हम गतिज घर्षण को दिखाते हैं।
और म्यू एस से हम स्थैतिक घर्षण को दिखाते हैं। तो जो म्यू एस का मान होता है वो हमेशा म्यू के मान से ज़्यादा होता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान हमेशा गति घर्षण गुणांक से ज़्यादा होता है। लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण बच्चों क्या होता है? लोटनी घर्षण होता है वह घर्षण बल जब कोई पिंड किसी सतह पर लुढ़क रहा है। जैसे मान लीजिए ये कोई समतल है, इस समतल पर कोई गेंद है, कोई बॉल है, वो लुढ़क रही है, या फिर कोई बेलन है वो लुढ़क रहा है। ऐसी स्थिति में इन दोनों सतहों के बीच में जो घर्षण बल लग रहा होगा उसे हम बोलते हैं लोटनी घर्षण बल, रोलिंग फ्रिक्शन बल। अब यहाँ से घर्षण से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं कि घर्षण के नियम क्या है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घर्षण के नियम क्या होते हैं? पहला नियम क्या होता है? घर्षण बल हमेशा अविलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, ध्यान से समझ लेना है। दूसरा नियम क्या होता है? घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। मतलब सतहों का क्षेत्रफल कितना है, इन संपर्क सतहों का एरिया कितना है, इस पे घर्षण बल निर्भर नहीं करता। निर्भर किस पर करता है? सतहों के खुरदरेपन पर। खुरदरेपन का मतलब क्या होता है? घर्षण गुणांक पर। जितना ज़्यादा सतहों में खुरदरापन होगा उतना ही ज़्यादा घर्षण गुणांक होगा, उतना ही ज़्यादा घर्षण बल लगेगा। सतह जितनी ज़्यादा चिकनी होंगी घर्षण बल उतना ही कम होगा। घर्षण बल सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अगला क्या है? गति घर्षण फिसलने की सापेक्षिक गति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब क्या हुआ? एक बार गति उत्पन्न हो गई तो गति घर्षण जो है वो सापेक्षिक गति पर निर्भर नहीं करता। गति घर्षण का मान लगभग समान रहता है, बदलता नहीं है। और जो गति घर्षण जो होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसका मान जो होता है वो हमेशा स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है घर्षण के नियम। 2 बार इस वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, फिर से देखिए। अगला जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक है हमारा घर्षण से ही, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं, बहुत बार पूछी गई हैं। जैसे घर्षण गुणांक क्या होता है? तो मैंने आपको बताया म्यू इक्वल टू क्या होता है? घर्षण बल एफ डिवाइड बाई आर। आर यानी कि अवलंब प्रतिक्रिया बल। तो घर्षण बल और अवलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? घर्षण गुणांक बोलते हैं। अगला क्या है? घर्षण कोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट से समझने वाली बात है। घर्षण कोण क्या होता है? तो घर्षण कोण क्या होता है बच्चों? मान लीजिए कोई संपर्क सतह है, संपर्क सतह पर कोई पिंड रखा हुआ है और इस पिंड का भार W नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। अगर W नीचे की तरफ कार्य कर रहा है तो प्रतिक्रिया बल R जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ कार्य करेगा, ठीक है, अविलंब प्रतिक्रिया बल। और मान लीजिए इस पिंड को चलाने के लिए, इस पिंड में गति उत्पन्न कराने के लिए हम बाह्य बल P इस दिशा में लगाते हैं, ठीक है। जब बाह्य बल P इस दिशा में लगाएंगे तो ये घर्षण बल अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। तो घर्षण बल की दिशा क्या होती है? हमेशा लगाए गए बाह्य बल की गति की विपरीत दिशा में। तो मान लेते हैं स्मॉल f घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है। घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा, लगाए गए बाह्य बल की विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा। तो अब हम इस समांतर चतुर्भुज को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने इस समांतर चतुर्भुज को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे समझना आप घर्षण कोण क्या होता है। अब वो ये जो अविलंब प्रतिक्रिया बल R है और ये घर्षण बल F है, इन दोनों का एक परिणामी बल होगा। समांतर चतुर्भुज के नियम से परिणामी बल क्या होगा? इन दोनों का विकर्ण जो होगा वो एक परिणामी बल होगा। तो घर्षण कोण किसे कहते हैं? ये सपोज मान लीजिए परिणामी बल का मान है, इसको मान लेता हूँ Q। तो परिणामी बल है वो Q है, ठीक है। तो घर्षण कोण की परिभाषा क्या होती है? अविलंब प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल के, अब ये कौन सी अवस्था है? ये सीमांत घर्षण की अवस्था है, जब पिंड ठीक गति करने वाला ही होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। जब पिंड ठीक गति करने वाला है मतलब पिंड सीमांत घर्षण की अवस्था में है, इस अवस्था में अविलंब प्रतिक्रिया बल R और घर्षण बल F के परिणामी के द्वारा अविलंब प्रतिक्रिया बल से बनाए गए कोण को हम क्या बोलते हैं? घर्षण कोण बोलते हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। सीमांत घर्षण की अवस्था में अविलंब प्रतिक्रिया बल R और घर्षण बल, इन दोनों बलों के परिणामी के द्वारा अविलंब प्रतिक्रिया बल से जो कोण बनाया जाता है उसे हम घर्षण कोण कहते हैं, फ्रिक्शन एंगल कहते हैं, ठीक है। और घर्षण कोण और घर्षण गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है? तो घर्षण कोण घर्षण गुणांक बराबर जो होता है वो tan × अल्फा होता है। यानी कि घर्षण
कोण का अगर आप tan निकाल लें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, घर्षण गुणांक के बराबर हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू tan लैम्डा सॉरी, तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, घर्षण कोण, और म्यू क्या है, घर्षण गुणांक। ये दोनों में संबंध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या टॉपिक है, विश्राम कोण, एंगल ऑफ रिप्रोच। एंगल ऑफ रिप्रोच क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नत समतल है, इस नत समतल पर कोई पिंड रखा हुआ है, ठीक है, और ये नत समतल क्षैतिज से मान लीजिए कोण बनाता है थीटा। ओके, तो अब मान लीजिए इस नत समतल, इस पिंड का जो बाहर है वो डब्लू हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्लू कॉस थीटा, ठीक है। और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, डब्लू साइन थीटा, ठीक है। और घर्षण बल कहाँ काम करेगा, घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा, स्मॉल एफ, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर हम थीटा को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, अगर हम इस कोण को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, एक ऐसी अवस्था आएगी, ये पिंड स्वतः ही नीचे की तरफ फिसलने लगेगा। ठीक वह अवस्था थीटा के ठीक उस मान के लिए जब नत समतल पर रखा हुआ पिंड ठीक फिसलने ही वाला होता है नीचे की तरफ, नत समतल के उस कोण को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिप्रोच बोलते हैं, विश्राम कोण को बोलते हैं। और जो विश्राम कोण का मान होता है बच्चों, वो किसके बराबर होता है, वो घर्षण कोण के बराबर होता है। तो जो विश्राम कोण होता है वो किसके बराबर होता है, घर्षण कोण के बराबर होता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये, इसको ध्यान से समझेंगे। अगला हमारा है घर्षण शंकु। घर्षण शंकु क्या होता है, मान लीजिए ये हो गया हमारा अविलंब प्रतिक्रिया बल R, ये हो गया हमारा घर्षण बल F, और ये हो गया हमारा प्रतिक्रिया इन दोनों का परिणामी बल Q, और ये हो गया हमारा घर्षण कोण लैम्डा। अगर परिणामी बल Q को लैम्डा एंगल पर 360 डिग्री से घुमा दिया जाए, इस परिणामी बल Q को घर्षण कोण के सापेक्ष 360 डिग्री से घुमा दिया जाए, तो जो शंकु प्राप्त होता है, इस प्रकार के शंकु को हम क्या बोलते हैं, घर्षण शंकु बोलते हैं। कई बार ये परिभाषा पूछी गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है घर्षण। घर्षण से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर आने हैं। मैं चाहता हूँ आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आएँ और कम से कम 80% नंबर जरूर मैकेनिक्स में लेके आएँ। अगला क्या है, घर्षण से ही, घर्षण देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। घर्षण के लाभ और हानि कई बार पूछे गए हैं, मीडियम प्राथमिकता का टॉपिक है, लेकिन देख लेते हैं। तो घर्षण के लाभ क्या है, घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, घर्षण के कारण ही वाहन चल पाता है, घर्षण के कारण ही ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका जाता है, घर्षण के कारण ही कलम से लिखना संभव होता है, घर्षण के कारण ही बहुत सारी जो मशीनें होती हैं वो घर्षण के कारण ही बेल्ट पुली की सहायता से चल पाती हैं। नट बोल्ट को कसना भी घर्षण के कारण ही संभव है, बेल्ट ड्राइव घर्षण के कारण संभव है। तो बहुत सारे लाभ हैं घर्षण के। घर्षण के हानि क्या है, घर्षण बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है, सतहों के बीच में घिसाव होता है, तो पार्ट जो होते हैं वो जल्दी घिस जाते हैं, उन्हें बदलना पड़ता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये ऊष्मा क्या करती है, मशीन के अंदर पार्ट को घिसाने का काम करती है, मशीन की क्षमता को कम करने का काम करती है, मशीन की दक्षता को घटाने का काम करती है। तो ये घर्षण की हानि है। घर्षण को कम कैसे कर सकते हैं, तो घर्षण को कम कैसे कर सकते हैं, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, स्नेहक का उपयोग करके। और कैसे कम कर सकते हैं, पॉलिश करके, सतहों की पॉलिश कर दी जाए। और कैसे कर सकते हैं, हम सतहों के बीच में बेरिंग लगा दें तो घर्षण का मान कम हो जाएगा। और हम कैसे कर सकते हैं, पिंडों का आकार बदलकर हम भी घर्षण को कम कर सकते हैं। तो ये बहुत कुछ तरीके हैं जिनकी सहायता से हम घर्षण बल को कम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है घर्षण पे, हमने बहुत ज़्यादा देर बात की है। तो 3 क्वेश्चन 15 नंबर का घर्षण से जरूर आना है। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों गुरुत्व केंद्र। तो गुरुत्व केंद्र के टॉपिक को हम एक बार देख लेते हैं। गुरुत्व केंद्र क्या होता है, सबसे पहले गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां पिंड का संपूर्ण भार कार्य करता हुआ माना जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पिंड है, इस पिंड का वेट भार W है, वो जिस बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जाता है, उस बिंदु को हम उस पिंड का क्या कहते हैं, CG कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो वह बिंदु जहाँ पिंड का संपूर्ण भार कार्य करता है, उस बिंदु को हम उस पिंड का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई समतल आकृति है, तो समतल आकृति के केस में गुरुत्व केंद्र को हम केंद्रक बोलते हैं। तो केंद्रक समतल आकृति को हम क्षेत्रफल से निरूपित करते हैं, और किसी ठोस पिंड को हम उसके द्रव्यमान से निरूपित करते हैं। तो केंद्रक क्या होता है, केंद्रक वह होता है
किसी क्षेत्रफल का वह बिंदु जहाँ पर उस पिंड का संपूर्ण क्षेत्रफल कार्य करता हुआ माना जाता है, उसे उस समतल का केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक को समतल के लिए परिभाषित किया जाता है, गुरुत्व केंद्र को ठोस वस्तुओं के लिए ये परिभाषित किया जाता है। ठीक बच्चे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ से कभी कभी परिभाषाएं पूछ लेता है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के गुरुत्व केंद्र या फिर केंद्रक कहाँ होते हैं। अगर एक समान लंबाई की छड़ है, उसकी लंबाई L है, तो उसका केंद्रक यानी कि गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होगा, L/2 पे, यानी कि एक किनारे से आधी दूरी पर। दूसरा, मान लीजिए कोई आयत है, एक आयत है, तो आयत का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो कहाँ होता है, विकर्णों के कटान बिंदु पर। अगर कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होता है, त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो, ये एक त्रिभुज है तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र जो होता है, मान लीजिए त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो h है, तो त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो आधार से कहाँ पे होगा, h/3, और शीर्ष से कितना होगा, 2h/3। ठीक है, वेरी गुड। अगला होता है अर्धवृत्त। अगर मान लीजिए कोई अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होगा, अर्धवृत्त का जो गुरुत्व केंद्र होगा, ये कोई अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो इसके केंद्र से जाने वाली रेखा पर आधार से 4r/3π की दूरी पर होगा। यहाँ पर होगा, ये दूरी कितनी होगी, 4r/3π। इसके बाद देखते हैं शंकु। शंकु का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होता है, अगर कोई ठोस शंकु है, अगर कोई ठोस शंकु है तो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होगा, शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं कैपिटल H है, तो जो शंकु का गुरुत्व केंद्र होता है वो आधार से h/4 दूरी पर होता है। और अगर शीर्ष से निकालें तो कितना निकल के आएगा बच्चों, h में से h/4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3h/4। तो आधार से h/4 और शीर्ष से 3h/4। ऐसा एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया था, मैंने आज की क्लास में सॉल्व किया था मॉर्निंग में। अगला क्या होता है, अर्धगोला। अगर अर्धगोला है, कोई ठोस अर्धगोला है, तो अर्धगोले का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो कहाँ पे होगा, वो उसके केंद्र से 3r/8, ये दूरी जो होगी वो कितनी होगी, 3r/8, 3r/8 की दूरी पर होता है। अगला टॉपिक क्या है, अगला है ठोस बेलन। अगर कोई बेलन है, कोई सिलेंडर है, कोई ठोस सिलेंडर है, तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होगा वो कहाँ होगा बच्चों, वो उसके आधार से जो उसकी अक्ष होगी उस अक्ष के सेंटर पॉइंट पर होगा, मिडिल बिंदु पर होगा। अगर मान लीजिए इसकी ऊंचाई जो है वो h है, तो नीचे से कितना हो गया, h/2, तो आधार से h/2 की दूरी पर उसका गुरुत्व केंद्र होगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई संयुक्त पिंड है, कोई पिंड एक से ज़्यादा आकृतियों से मिलकर बना है, जैसे मैंने आज एक न्यूमेरिकल कराया था, जैसे मान लीजिए नीचे बेलन है और बेलन के साथ ही हमने शंकु को जोड़ दिया, तो ये कैसा हो गया, ये एक संयुक्त पिंड हो गया। तो बेलन का द्रव्यमान मान लीजिए m1 है, सॉरी शंकु का द्रव्यमान मान लीजिए m1 है, बेलन का द्रव्यमान मान लीजिए m2 है। और शंकु किसी बिंदु से शंकु के जो गुरुत्व केंद्र है उसकी दूरी जो है मान लीजिए y1 है, और जो बेलन है उसके गुरुत्व केंद्र की दूरी जो है मान लीजिए y2 है। तो इस संपूर्ण पिंड का गुरुत्व केंद्र कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है y बार इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है। इसी प्रकार से हम x बार निकाल लेंगे, तो x बार बराबर क्या होगा, x बार बराबर होगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इस तरीके से हम किसी भी संयुक्त पिंड का गुरुत्व केंद्र बड़ी आसानी से निकाल ले सकते हैं। एक न्यूमेरिकल आया था 2025 में, मैंने आज की क्लास में सॉल्व करवाया था, जरूर देखें सभी दोबारा से। अच्छा, अगले हम बढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण जो होता है किसी अक्ष के सापेक्ष जो क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई एक्सिस है, इस एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी मान लीजिए d दूरी है, और इस दूरी पर इस पिंड का जो है समस्त क्षेत्रफल कार्य करता है। ठीक है। तो एरिया कितना है a, दूरी कितनी है d, तो जो क्षेत्रफल के रूप में हम जड़त्व आघूर्ण को निकालते हैं I। तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है a इंटू डी स्क्वायर। I इक्वल टू क्या होता है, a इंटू डी, क्षेत्रफल गुणे दूरी का वर्ग। इसको हम आघूर्ण का आघूर्ण भी कहते हैं।
आघूर्ण के आघूर्ण को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। आघूर्ण हम किसे कहते हैं? F इंटू डी, इसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। अगर हम बल आघूर्ण का आघूर्ण निकालें, इसका मतलब क्या हुआ? बल आघूर्ण के आघूर्ण को फिर से डी से गुणा कर दो, दूरी से फिर से गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? F इंटू डी स्क्वायर। इस F इंटू डी स्क्वायर को ही हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अगर इसे हम क्षेत्रफल के रूप में लिखें तो हम इसे A इंटू डी स्क्वायर लिखते हैं। तो आघूर्ण के आघूर्ण को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। अब होता है परिभ्रमण त्रिज्या। परिभ्रमण त्रिज्या क्या होती है? इसका मान होता है k इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन ए। आई क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण। ए क्या होता है? क्षेत्रफल। अगला क्या है? समांतर एक्सिस प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। समांतर एक्सिस प्रमेय का बच्चों मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, उस पिंड का अपने गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है वो आई जी है, ठीक है। और गुरुत्व केंद्र से जो एक अक्ष पास हो रही है, इसके समांतर एक और एक्सिस है, और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है? वो है h। तो अगर हमें गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष जाने वाली अक्ष के पड़ता आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण पता है आई जी, तो हम इस जो दूसरी एक्सिस है इसके सापेक्ष इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालेंगे? तो वो जो होता है आई इक्वल टू आई जी, उस पिंड का अपने गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष आघूर्ण प्लस इस पिंड का क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है, तो क्षेत्रफल लेंगे और इसे गुणा करेंगे किससे? दोनों समांतर जो रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी के वर्ग से। तो आई इक्वल टू आई जी प्लस ए इंटू एच स्क्वायर, इसे हम बोलते हैं समांतर एक्सिस प्रमेय। दूसरी होती है लंबवत एक्सिस प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कभी दोनों आ जाती हैं, कभी एक आती है। तो लंबवत एक्सिस प्रमेय का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। किसी पिंड का एक्स एक्सिस के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है, किसी पिंड का एक्स एक्सिस के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है वो है आई एक्स, और किसी पिंड का वाई एक्स के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है वो है सपोज आई वाई। तो आई एक्स प्लस आई वाई ये बराबर होता है आई जेड के। यहाँ पे शर्त क्या है? यहाँ पे तीनों एक्सिस जो हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लंबवत एक्सिस प्रमेय। अगर हमें एक ही समतल में दो अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण का मान पता है, तो उसी समतल के लंबवत जो तीसरी एक्सिस है जेड एक्सिस, उसके पड़ता अगर हमें किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो आई जेड बराबर क्या होगा? आई एक्स प्लस आई वाई। इसे हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सिंपल मशीन, सरल मशीनें। अब सरल मशीनों में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें मेन चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ जो अक्सर पूछी जाती हैं। मशीन क्या होती है? मशीन एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है? बल की सहायता से किसी कार्य को आसान बनाता है, कुछ कार्य को करने का कार्य करता है। सरल मशीन में क्या होता है? सरल मशीन में हम जनरली क्या करते हैं? भार लगाते हैं, प्रयास बल लगाते हैं और किसी भार को उठाने का कार्य करते हैं। सरल मशीन जैसे घिरनी, जैसे उत्तोलक, जैसे तराजू, है ना, जैसे स्क्रू जैक, ये सारी सरल मशीनें हैं। इनमें हम कुछ बल लगाते हैं और किसी भार को उठाने का काम करते हैं। ऐसी मशीनें सरल मशीनें कहलाती हैं। और संयुक्त मशीनें क्या होती हैं? संयुक्त मशीनों में एक से ज़्यादा प्रयास बल और एक से ज़्यादा भार उठाए जा रहे होते हैं। ऐसी मशीनों को हम संयुक्त मशीनें कहते हैं। सरल मशीनें वह मशीनें जिसमें किसी एक बिंदु पर प्रयास बल लगता है और किसी एक ही बिंदु पर भार लगता है, ऐसी मशीनों को हम सरल मशीनें कहते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है इसमें? जल्दी से देख लेते हैं। प्रयास। प्रयास क्या होता है? मशीन पर लगाया गया बाह्य बल। जैसे मान लीजिए ये कोई घिरनी है, ठीक है। इस घिरनी के एक सिरे पर हमने एक भार को लटका दिया है डब्ल्यू को, इसे हमें उठाना है, और दूसरे सिरे पर हम प्रयास बल लगा रहे हैं पी। तो मशीन पर लगाया गया बल इसे हम बोलते हैं प्रयास बल पी, और मशीन द्वारा उठाया गया भार, ये घिरनी क्या है? घिरनी एक मशीन है, घिरनी को हम बोलते हैं पुली। तो पुली हमारी क्या है? एक मशीन है। तो पुली पर लगाया गया बल को हम प्रयास बल बोलते हैं, और पुली के द्वारा उठाए गए भार को, यानी कि लगाए गए बल के द्वारा, प्रयास द्वारा उठाए गए भार को, मशीन द्वारा उठाए गए भार को हम क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं या फिर भार बोलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यांत्रिक लाभ। बहुत महत्वपूर्ण है।
पिछली बार यांत्रिक लाभ क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने कॉपी चेक करी थी, मैंने देखा बहुत बच्चों ने गलत लिखा था, जबकि बहुत आसान टॉपिक है। यांत्रिक लाभ क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, W/P, मशीन द्वारा उठाया गया भार बटे मशीन पर लगाया गया प्रयास बल, इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ बोलते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेगानुपात। वेगानुपात क्या होता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे ये घिरनी है, इस घिरनी पे हमने प्रयास बल P लगाया और यहाँ पे हमने भार को लटकाया। तो जब हमने प्रयास बल P लगाया और हम इस भार को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, सपोज भार ऊपर की तरफ x दूरी जाता है, जब भार ऊपर की तरफ x दूरी जा रहा है तो मान लेते हैं प्रयास बल नीचे की तरफ y दूरी आता है। तो यहाँ पे वेगानुपात क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी, तो प्रयास द्वारा कितनी दूरी चली गई y डिवाइड बाई भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा कितनी चली गई दूरी x, तो y/x के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वेगानुपात। प्रयास द्वारा चली गई दूरी डिवाइड बाई भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वेगानुपात। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सरल मशीन के लिए। अगला टॉपिक क्या है हमारा इसमें, मशीन की दक्षता। तो मशीन की दक्षता क्या होती है, मशीन की दक्षता का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाई वेलोसिटी रेशियो। ये सबसे सरल फॉर्मूला है, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। ठीक है, मशीन किसी भी आदर्श मशीन की दक्षता जो होती है वो 100% होती है, वास्तविक मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। मशीन का नियम, मशीन का नियम क्या होता है, मशीन का नियम ये होता है P = mW+c। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए, ठीक है, ये हम किसी मशीन पर प्रयास बल P लगाते हैं और उस मशीन के द्वारा भार W उठाया जाता है। अब जब हम प्रयास बल P लगाते हैं तो प्रयास बल P लगाने के लिए अगर आदर्श मशीन है तो उसमें किसी प्रकार का कोई घर्षण होगा नहीं, जितना प्रयास बल लगाएंगे उतना भार उठता चला जाएगा। लेकिन अगर वास्तविक मशीन है, अगर वास्तविक मशीन है, सपोज सॉरी ये P होगा और ये W होगा, ठीक है, अगर वास्तविक मशीन है तो कुछ ना कुछ उसमें बल लगाए गए बल की हानि होगी, तो मान लेते हैं C मात्रा में बल की हानि हो जाती है। तो यहाँ से जो बल भार उठेगा, जब तक ये C के बराबर बल नहीं लगाया जाएगा तब तक भार उठेगा नहीं। तो यहाँ पे जो समीकरण आएगा, इस लाइन का समीकरण क्या होगा, y=mx+c। तो y हमारा क्या है, प्रयास, m हमारा क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप की जगह हम यहाँ पे ले रहे हैं m क्या होता है, tan थीटा। ये जो कोण होता है लाइन का, इसको हम बोलते हैं स्लोप। तो mW+c ये होता है मशीन का नियम, P = mW+c। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया था। अगला हमारा आता है मशीनों के प्रकार, मशीनें कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है रिवर्सिबल मशीन। रिवर्सिबल मशीन क्या होती है, वह मशीन जो प्रयास बल हटाने के कारण विपरीत दिशा में अपने आप कार्य करने लगती है, ऐसी मशीन को हम रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। रिवर्सिबल मशीन की दक्षता कितनी होती है, 50% से ज़्यादा होती है। जैसे पुली, जैसे व्हील एंड एक्सिल। अब मान लो ये पुली है, इस पुली पे आपने इधर प्रयास बल P लगाया, इधर आपने भार लटकाया W, ठीक है। अब जब तक आप इस रस्सी को रोके रहेंगे तब तक तो भार ऊपर की तरफ उठता रहेगा, जैसे ही आप रस्सी को छोड़ देंगे भार अपने आप नीचे आ जाएगा। ऐसी मशीन को हम रिवर्सिबल मशीन बोलते हैं। दूसरी होती हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन, ऐसी मशीन जो खुद को स्वतः लॉक कर लेती हैं। जैसे स्क्रू जैक, माने प्रयास बल हटा लेने के बाद भी मशीन स्वयं अपने आप विपरीत दिशा में कार्य नहीं कर पाती है, ऐसी मशीन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन। इनकी दक्षता जो होती है वो 50% से कम होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्क्रू जैक। अगला है सरल मशीन। जैसे मैंने आपको बताया, सरल मशीन कैसी मशीन होती है जिसके एक ही बिंदु पर प्रयास बल लगता है और एक ही बिंदु पर भार लगता है। जैसे लीवर, लीवर क्या है, एक सरल मशीन है, इसके एक बिंदु पर प्रयास बल लगेगा और एक ही बिंदु पर भार को उठाया जाएगा। दूसरा होता है संयुक्त मशीनें। संयुक्त मशीनें वे मशीनें होती हैं जिनके कई सारे बिंदुओं पर प्रयास बल लगता है और कई सारे बिंदुओं पर भार उठाया जाता है। जैसे लेथ मशीन, जैसे गियर बॉक्स, ये कैसी हैं, ये संयुक्त मशीनें हैं। अगला टॉपिक है हमारा लीवर। लीवर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उच्च प्राथमिकता का टॉपिक है। लीवर क्या होता है, लीवर एक कठोर छड़ होती है जो एक फलक्रम यानी कि आलम के सापेक्ष चारों ओर घूम सकती है। अब देखो, जैसे ये एक छड़ है, ठीक है,
और यहाँ पे ये हमने इसको टेक रखा है, माने यहाँ पे एक हमने पिन लगा रखी है, कब्जा लगा रखा है, तो इसे हम बोलते हैं फलक्रम। ठीक है। अब एक बिंदु पर हम प्रयास बल लगाएंगे और एक बिंदु पर हम भार लगाएंगे। ठीक है। तीन चीजें होती हैं, फलक्रम होता है, प्रयास बल होता है और उठाया गया भार होता है। प्रयास बल माने लगाया गया बल और भार माने उठाया गया भार। ठीक है। तो ऐसी छड़ को इसमें जो किसी एक फलक्रम के सापेक्ष घूम सकती है, प्रयास बल के द्वारा भार को उठाने का या फिर भार को नीचे लाने का कार्य कर सकती है, उसे हम लीवर बोलते हैं। लीवर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? लीवर तीन प्रकार के होते हैं। लीवर किस सिद्धांत पे काम करता है? लीवर आगुड़ों के सिद्धांत पे काम करता है। आगुड़ों का सिद्धांत का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे आप एक चीज़ और बता दूं, जैसे मान लीजिए ये एक फलक्रम है। ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे प्रयास बल P लगाया जाता है नीचे की तरफ, और यहाँ पे भार W है जो ऊपर की तरफ उठाया जाता है। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्रयास भुजा। फलक्रम से प्रयास के बिंदु के, फलक्रम और जिस बिंदु पर प्रयास लगता है उसके बीच की दूरी को हम बोलते हैं प्रयास भुजा। ये हो गई प्रयास भुजा। और फलक्रम से भार जिस बिंदु पर लग रहा है उन दोनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं भार भुजा। ठीक है। तो जो हमारा लीवर का सिद्धांत होता है वो आघूढ़ों का सिद्धांत होता है। मतलब अगर सपोज इस दूरी को मैं मान लूँ D1, इस दूरी को मैं मान लूँ D2, तो लीवर का सिद्धांत क्या होगा? P इंटू D1 इक्वल टू W इंटू D2। लीवर हमेशा आघूढ़ों के सिद्धांत पे कार्य करता है। लीवर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? लीवर तीन प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का लीवर क्या होता है? जिसमें आलंब जो होता है W और P के बीच में होता है। जैसे फलक्रम जो होता है, फलक्रम जो होता है वो भार और प्रयास के बीच में होता है, इसे हम प्रथम प्रकार के लीवर कहते हैं। जैसे सीसॉ माने झूला, कैंची, ये हमारे प्रथम प्रकार के लीवर हैं। दूसरे प्रकार के लीवर क्या होते हैं? जिनमें भार जो होता है वो आलम्ब और पी के बीच में होता है, माने इस बार भार बीच में होगा। तो ऐसे प्रकार के लीवर के उदाहरण क्या होते हैं? जैसे दरवाजा, ठीक है, जैसे व्हील बैरो। और तीसरे प्रकार के लीवर होते हैं जिसमें क्या होता है? प्रयास जो होता है भार और आलम्ब के बीच में होता है। इस प्रकार के लीवर को हम तीसरे प्रकार के लीवर कहते हैं। FWP आपको इस तरीके से याद रखना है। अगर फलक्रम बीच में है तो उसे हम बोलेंगे प्रथम वर्ग का लीवर, अगर भार बीच में है तो उसे हम बोलेंगे द्वितीय वर्ग का लीवर, और अगर प्रयास बल बीच में है तो उसे बोलेंगे हम तृतीय वर्ग का लीवर। कभी कभी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आते हैं स्क्रू जैक। स्क्रू जैक पे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्रू जैक को हम किस लिए उपयोग करते हैं? भार उठाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ये आनत तल के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्क्रू जैक का वेगानुपात क्या होता है? स्क्रू जैक का वेगानुपात होता है 2πL डिवाइड बाई P। L क्या होता है? जो छड़ होती है, जैसे मान लीजिए ये एक स्क्रू जैक है और इस स्क्रू जैक पे यहाँ पे भार लगा हुआ है, और यहाँ पे आपने देखा होगा एक छड़ से इसको घुमाते हैं, तो ये जो दूरी होती है इसको हम L कहते हैं। P क्या होती है? स्क्रू जैक में बेसिकली पेच होते हैं, तो उन पेचों की जो पिच होती है, दो चूड़ियों के बीच की दूरी होती है, उसे हम P बोलते हैं। तो स्क्रू जैक का वेगानुपात होता है 2πL डिवाइड बाई P। ठीक है। तो बाकी और स्क्रू जैक में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में ऑलरेडी मैंने वीडियो यूट्यूब पे बना रखी है, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। व्हील एंड एक्सिल। व्हील एंड एक्सिल को भी डायग्राम की सहायता से ही समझाया जा सकता है। इसको भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है डेडिकेटेड। कभी कभी पूछ लेता है, डिफरेंशियल पुली पूछ लेता है, वेबस्टर डिफरेंशियल पुली पूछ लेता है, एकल पुली पूछ लेता है। इसका डिटेल वीडियो, इसको शॉर्ट में समझाना पॉसिबल नहीं है, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने अभी तक इस मैराथन क्लास में सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2018 से लेकर 2025 के बीच में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, हर साल पूछे गए हैं, वो टॉपिक्स देख लिए हैं, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो इन टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। अगर आपने मॉर्निंग वाली क्लास जो 20 मिनट में 20 नंबर वाली क्लास थी, और ये वाली क्लास, दोनों क्लास अगर आपने 2 से 3 बार देख ली, तो आपका मंडे में जो पेपर होने वाला है सेकंड शिफ्ट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, मैं गारंटी लेता हूँ आप 60 नंबर में से 50 नंबर का पेपर जरूर पूरा का पूरा सही करके आएंगे, और आप 80% से ज़्यादा नंबर जरूर लेकर आ पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक इसका
इसका कंक्लूजन है, हमारा लेक्चर कंप्लीट होने वाला है, तो इसको रिवीजन कर लेते हैं अपने लेक्चर का। स्केलर और वेक्टर और क्वांटिटी का जो क्वेश्चन है वो 2018 से 2025 के बीच में 4 बार पूछा गया है। ऐसा यूनिट का क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है। लामी की थ्योरम का क्वेश्चन 18 से 25 के बीच में 3 बार पूछा गया है। परिणामी निकालने का क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है। संतुलन की शर्तों का क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है 18 से 25 के बीच में। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन 1 बार पूछा गया है। मूवमेंट ऑफ पोर्शन बलागुण का क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है, तो ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। अगला देखते हैं बेरिग्नान पिरमे। बेरिग्नान पिरमे 2018 से 25 के बीच में 3 बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। कपल भी 3 बार पूछा गया है। बीम 4 बार पूछी गई है 18 से 25 के बीच में। बीम पे रिएक्शन निकालना हर बार पूछा गया है, 5 बार पूछा गया है। फ्रिक्शन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। लॉस ऑफ फ्रिक्शन हर बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। घर्षण कोण किसे कहते हैं, हर बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आनत तल पर पिंड रखा हुआ है, उसका न्यूमेरिकल ऑलरेडी आज की क्लास में करा चुका हूँ, मॉर्निंग वाली में 20 मिनट में 20 नंबर, हर बार पूछा जाता है। घर्षण के लाभ हानि बहुत बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। गुरुत्व केंद्र का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हर साल पूछा जाता है, 5 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। गुरुत्व केंद्र संयुक्त पिंड का कैसे निकालते हैं, अभी आज ही बताया था, फॉर्मूला पूछा गया है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या समझते हैं और परिभ्रमण त्रिज्या क्या होती है, आज ही बताया है, पूछा गया है। मशीन के केस में मशीन की दक्षता क्या होती है, मशीन का यांत्रिक लाभ क्या होता है, मशीन का वेगानुपात क्या होता है, मैंने आज की क्लास में डिटेल में बता दिया है। अगर किसी बच्चे ने मेरी क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, इस वीडियो को देख लेगा तब भी उसका काम चल जाएगा। 5 बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइडियल मशीन क्या होती है, वास्तविक मशीन क्या होती है, आज ही मैंने बताया है। आइडियल मशीन की दक्षता 100% होती है, वास्तविक मशीन की दक्षता 100% नहीं होती है, ठीक है। आइडियल मशीन में घर्षण नहीं होता है, वास्तविक मशीन में घर्षण होता है। लॉ ऑफ मशीन आज ही बताया है, पहले ही बता चुका हूँ। लीवर बहुत डिटेल में बता दिया आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रू जैक शॉर्ट में बताया, डिटेल में वीडियो यूट्यूब चैनल पे पढ़िए, देख सकते हैं। व्हील एंड एक्सिल शॉर्ट में बताया, डिटेल वीडियो यूट्यूब पे पढ़िए, देख सकते हैं। वेबस्टन डिफरेंशियल पुली डिटेल में बताया, शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे पढ़िए, देख सकते हैं। रिवर्सिबल और सेल्फ रॉकिंग मशीन को मैंने आज डिटेल में बताया है। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा 2018 से 2025 के बीच में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड ने पूछे हैं, और लगातार पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो अगेन मैं दोबारा आपसे कहता हूँ, ये जो मैंने आपको रात में क्लास आपके लिए रिकॉर्ड की है, क्योंकि मेरे पास दिन में समय नहीं था, मैंने 9:50 से क्लास रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था। अभी 11 बज रहा है। 1 घंटे 10 मिनट की इस क्लास को अगर आप 2 बार देख लेंगे तो सोमवार में जब आपका इंजन मैकेनिक्स का जो पेपर होगा, और जो 20 मिनट में 20 नंबर वाली जो क्लास मैंने आज मॉर्निंग में डाली थी, ये 2 क्लास अगर आप देख के जाएंगे, आप इन क्लासेस को 2 से 3 बार ज़रूर देख लें, तो आई गारंटी आप इस सब्जेक्ट में 80% से ज़्यादा नंबर लेके आएंगे। और अगेन आप लोगों से निवेदन है, मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई हैं, समझाई हैं, आपने सीखी हैं, समझी हैं, इस ज्ञान को अपने तक ना रखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने अदर कॉलेज के में जो आपके फ्रेंड्स पढ़ते हैं उनको शेयर करें। और आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पर लिखें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे होता क्या है, इससे ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच जाएंगी जो आपसे जुड़े हुए नहीं हैं, जिनको आप जानते नहीं हैं। तो यूट्यूब इन टॉपिक्स को, इस वीडियो को उन बच्चों तक भी पहुंचा देगा आपके लाइक करने से, कमेंट करने से और शेयर करने से। जो बच्चे आपको जानते भी नहीं हैं उनका भी भला हो जाएगा, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया, मुझे किसी ने सिखाया था, मुझे किसी टीचर ने सिखाया था, मैंने आपको सिखाया, आपने सीखा, आप भी इस ज्ञान को किसी और के साथ बांटिए। ज्ञान हमेशा बहता रहना चाहिए, जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है, वैसे रुके हुए ज्ञान की कोई उपयोग नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। तो वीडियो को ध्यान से देखें, 2 से 3 बार देखें, आप ज़रूर पूरा का पूरा पेपर अटेंड कर पाएंगे और इस सब्जेक्ट में 80% से ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। तो अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान से वीडियो को देखें, 2 से 3 बार देखें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड नाइट, आपकी रात्रि शुभ हो। ये वीडियो सुबह तक आपके ग्रुप्स में पहुंच जाएगी और इसको शेयर करें, अच्छे से देखें। जय हिंद, जय भारत।
अपने कॉलेज का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें।